सुबह की जिम क्लास में ट्रैक पर रेंगते हुए जून जोर जोर से सांस ले रहा था। क्लासमेट्स का एक ग्रुप आसानी से आगे दौड़ रहा था और उस पर हंस रहा था। जल्दी चलो पुडिंग, साइडलाइन से एक लड़के ने चिल्लाकर कहा। कोच ने बेसब्री से जोर से सीटी बजाई। जून हॉल में तेजी से चला। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। क्लासरूम में घुसते हुए जैसे ही वो पीछे बैठा, उसके नीचे डेस्क चरमरा गई। उसके पीछे एक दबी हुई हंसी सुनाई दी। उसे लगा जैसे फर्नीचर भी उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो तनाव में आ गया। एक आवाज फुसफुसाई और फिर उसकी पीठ पर पेन से हल्का सा प्रहार हुआ। जून धीरे से मुड़ा। अंबर, जो फर्स्ट ईयर की सबसे पॉपुलर लड़की थी, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पीछे बैठी थी। वो आगे की ओर झुकी और एक मुड़ा हुआ नोट आगे बढ़ा दिया। क्लेयर की तरफ से वो फुसफुसाई। जून की नजरें अंबर से होते हुए उस डेस्क तक गई जहां क्लेयर, उसकी बचपन की दोस्त, सावधानी से उसकी नजरें चुराते हुए बैठी थी। एक पल के लिए उसका दिल खुश हो गया। क्लेयर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें सच में बात किए हुए बहुत समय हो गया था। जून ने उम्मीद और उलझन के साथ नोट ले लिया। अंबर ने आंख मारी और हौसला बढ़ाते हुए सिर हिलाया जैसे कह रही हो, जाओ इसे पढ़ो। साफ काली स्याही से लिखा हुआ था। क्लेयर की लिखावट में ये शब्द थे, लंच के समय साइंस बिल्डिंग के पीछे मुझसे मिलो। साथ ही एक स्माइली फेस भी था जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो उससे मिलना चाहती थी। शायद उसे उनकी पुरानी दोस्ती याद आ गई थी और जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उसे अफसोस था। उसने पीछे मुड़कर क्लेयर को देखा। इस बार उसने उससे आंखें मिलाई, फिर अपना होंठ काटते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। शायद वो भी नर्वस थी। अगले 1 घंटे तक वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाया। उसके पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने खुद से कहा कि ज्यादा एक्साइटेड न हो, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। वो बहुत अकेला था। क्लेयर के उससे बात करने के ख्याल से ही उसके सीने में दर्दनाक रूप से उम्मीद जाग उठी। जब आखिरकार लंच की घंटी बजी तो जून जल्दी से बाहर निकल गया। शांत हो जाओ, उसने सोचा। शायद वो सिर्फ माफी मांगना चाहती है या फिर से दोस्त बनना चाहती है। जून ने क्लेयर को छाव में खड़े हुए देखा, जो अपने फोन को देख रही थी। वो अकेली थी। जून ने एक झिझकती हुई मुस्कान बिखेरी। हे, जून ने धीरे से कहा, तुम बात करना चाहती थी? क्लेयर बेचैनी से हिली, अपने होंठ चबाते हुए जैसे सही शब्द ढूंढ रही हो। जून का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्लेयर, सब ठीक है, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, उसने प्यार से कहा। क्लेयर ने झटके से अपना सिर उठाया और उसके भाव किसी बहुत ही ठंडे और क्रूर रूप में बदल गए। तुम्हें कुछ भी बता सकती हूँ, उसने दोहराया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ कॉन्फेस करने या किसी और बात के लिए बुलाऊंगी? जून सुन्न रह गया। उसकी उम्मीद की गर्माहट पल भर में कड़वी ठंड में बदल गई। तुमने गलत सोचा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम रुक जाओ। मुझे घूरना बंद करो। किसी दयनीय पिल्ले की तरह मेरा पीछा करना बंद करो। अब हम दोस्त नहीं हैं। जून, सच कहो तो हम कभी दोस्त थे ही नहीं। मुझे बस तुम पर तरस आता था। उसके शब्दों की क्रूरता जून के पेट में एक मुक्के की तरह लगी, जिससे उसकी सांसें रुक गई और उसे चक्कर आने लगे। क्लेयर, प्लीज, वो फुसफुसाया। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। नहीं जून, तुम्हें ये साफ साफ सुनने की जरूरत है। अंबर और बाकी सबने भी ये नोटिस किया है और ये बहुत ही अपमानजनक है। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बस मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। अचानक अंबर की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया जो झूठी हमदर्दी से भरी हुई थी। बेचारा जून, वो उनकी तरफ टहलती हुई आ रही थी, जिसके साथ मार्क, रयू और उनकी हमेशा वाली भीड़ थी। क्लेयर झिझकते हुए पीछे हट गई और बिना कोई शब्द कहे जल्दी से वहां से चली गई। जैसे ही सारी बातें समझ में आने लगी, जून का चेहरा अपमान से जलने लगा। ये सब एक सेटअप था। क्लेयर, अंबर, सब कोई, उन्होंने इसकी प्लान बनाई थी और वो सीधा उनके जाल में फंस गया। अंबर ने उस पर तरस खाने वाला मुंह बनाया। रिजेक्शन से दर्द होता है ना? उसने मजाक उड़ाते हुए उस दिशा में देखा जहां क्लेयर भागी थी और फिर क्रूरता से मुस्कुराई। चिंता मत करो, हम अभी भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे। मार्क आगे की ओर झुका। उसके भाव गंभीर हो गए। हाँ, और चूंकि हम दोस्त हैं तो तुम्हें मुझे कुछ कैश उधार देने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? उनकी हंसी जून के चारों ओर गूंजने लगी, जो तेज और बेरहम थी। उसी पल पास से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, उसे अकेला छोड़ दो। अंबर और बाकी सब उस आवाज की तरफ मुड़े। पास ही एमिली खड़ी थी। वो जून की ग्रेड की एक दुबली और शांत लड़की थी। एमिली ने अपने हाथ आपस में मले। बस रुक जाओ, उसने कहा, ये सही नहीं है। वो ग्रुप कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर अंबर ने बदतमीजी से जवाब दिया। एमिली को बीच में न पढ़ने की चेतावनी दी और कहा कि वे सिर्फ मजाक कर रहे थे। एमिली का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो मजबूती से अपनी जगह पर खड़ी रही और पूछा कि ये कैसे मजेदार था जब वे साफ तौर पर उसे चोट पहुंचा रहे थे। रयू ने एमिली की तरफ एक डरावना कदम बढ़ाया। भाग जा यहाँ से चूहिया, जब तक कि तू न चाहे कि अगला मजा
हम तेरे साथ ले। उसकी वजह से एमिली का इस सब में घसीटे जाने का ख्याल बहुत भयानक था। आखिरकार उसे अपनी आवाज मिल ही गई। एमिली, ऐसा मत करो। उसने ये सोचकर कहना शुरू किया कि उसे भागने के लिए कहेगा, लेकिन मार्क ने उसे छाती पर जोर से धक्का दिया, जिससे वो पीछे की ओर दीवार से जा टकराया। जून की पीठ में दर्द की लहर दौड़ गई। एमिली चिल्लाई और सहज रूप से आगे बढ़ने लगी। मार्क गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन तभी दूर से लंच खत्म होने की घंटी बज उठी। अंबर की एक दोस्त ने पुकारा, टीचर आ रहे हैं। अंबर ने अपनी जीभ चटकाई, जो साफ तौर पर चिढ़ी हुई लग रही थी। उसने जून को आखिरी बार एक ठंडी नजर से देखा। फिर मिलेंगे जून बॉय। मार्क ने जाते जाते जून को अपने पैर से धक्का दिया और एक कुटिल मुस्कान के साथ दौड़ता हुआ चला गया। कुछ ही पलों में वे सब वहां से जा चुके थे। शर्म और दिल टूटने के आंसू अब आजादी से बहने लगे थे, क्योंकि अब वहां देखने के लिए एमिली के अलावा और कोई नहीं था। एमिली सावधानी से उसके पास आई और उससे कुछ फीट की दूरी पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी गहरी आंखें हमदर्दी और उदासी से भरी हुई थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक साफ टिश्यू निकाला और कांपते हुए हाथों से उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। जून झिझका, फिर उसे ले लिया। उसने अपना चेहरा पोंछा, हालांकि आंसू लगातार बह रहे थे। उसने जून से फुसफुसाते हुए माफी मांगी, ये मानते हुए कि उसे पता था, लेकिन उसने उसे चेतावनी नहीं दी। अफसोस के कारण उसकी आवाज टूट रही थी। जून ने अपनी भीगी आंखों से उसे देखा। उसके लिए एमिली की अपनी आंखें भी आंसुओं से चमक रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे ही समझदार होना चाहिए था। वो एक कड़वी टूटी हुई हंसी हंसा। ये सोचना बेवकूफी थी कि वह। उसकी आवाज भारी हो गई और आंसुओं की एक नई लहर आ गई। एमिली ने बस एक पल के लिए संकोच किया और फिर प्यार से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उम्मीद करना बेवकूफी नहीं थी, वो बड़बड़ाई, वे क्रूर थे और तुम इसके हकदार नहीं थे। उसने काफी लंबे समय से अपने लिए इतनी दयालुता नहीं सुनी थी। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जून ऊपर की ओर उठा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। एमिली ने तुरंत ये नोटिस कर लिया। उसने धीरे से उसकी बाह पकड़ी और उसे तब तक संभाले रखा जब तक कि उसका बैलेंस नहीं बन गया। उसका स्पर्श सावधान और तसल्ली देने वाला था। उसने उसे एक कांपती हुई आभारी मुस्कान दी। मेरे लिए खड़े होने के लिए थैंक यू। एमिली ने अपनी नजरें नीचे कर ली और फुसफुसाते हुए कहा कि वो बस ऐसे ही खड़े रहकर ये सब नहीं देख सकती थी। वे एक साथ बिल्डिंग के पीछे से बाहर निकले और फिर हॉलवे में अपने अपने रास्ते चले गए। एमिली ने उसे एक छोटी सी हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान दी। क्लेयर के धोखे और अंबर की क्रूरता की चुभन अभी भी ताजा थी, लेकिन एमिली की दयालुता सुकून देने वाली थी। जब छुट्टी की आखिरी घंटी बजी तो जून जल्दी से कैंपस से निकल गया और सूरज डूबते ही घर पहुंच गया। वो चुपचाप अंदर गया। उसने किचन में झांका। फ्रिज पर चुंबक से एक नोट चिपका हुआ था, देर तक काम कर रही हूँ, डिनर माइक्रोवेव में है। मॉम, जाहिर है उसकी मॉम घर पर नहीं थी। इन दिनों वो शायद ही कभी सोने के समय से पहले घर आती थी। हमेशा ऑफिस के काम में डूबी रहती थी। जहाँ तक डैड की बात थी, वे उन्हें तब छोड़कर चले गए थे जब जून बहुत छोटा था। जून सीढ़ियों से ऊपर गया और देखा कि उसकी बहन सौ के बेडरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने उसे अंदर अपनी वैनिटी पर बैठे और बाल संवारते हुए देखा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी आवाज में मौजूद चिढ़ को छिपाने की कोशिश किए बिना पूछा। एक पल के लिए उसने सौ को बताने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे उसकी परेशानियां सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ नहीं, उसने आखिरकार बड़बड़ाते हुए कहा। सौ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम रो रहे थे या कुछ और? उसने अपनी बाहें मोड़ ली और झुंझलाहट में सांस छोड़ते हुए ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कोई असुविधा हो रही हो। कुछ नहीं हुआ, उसने पीछे हटते हुए साफ झूठ बोल दिया। सौ ने अपनी आंखें घुमाई। जो भी हो, बस मुझे शर्मिंदा न करने की कोशिश करना, ठीक है? मेरे पास निपटने के लिए पहले से ही बहुत कुछ है। इसके साथ ही वो वापस अपने शीशे की तरफ मुड़ गई और एक तरह से उसे वहां से जाने के लिए कह दिया, बिना कोई और शब्द कहे। जून अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वो खुद को थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस करता था। उसकी नजर उसके डेस्क पर गई जहां उसकी स्केच बुक खुली पड़ी थी। कल रात वह एक सुपर हीरो की ड्राइंग बना रहा था, एक गठीले शरीर वाला योद्धा जो गोलियों को बेअसर कर सकता था और कारों को उठा सकता था। वो अक्सर ऐसी ताकत होने और किसी शक्तिशाली इंसान के रूप में होने की कल्पना करता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो बस वही था, एक अधिक वजन वाला अकेला 17 साल का लड़का जो बिना सांस फूले नीचे तक नहीं चल सकता था। उसने बदलने की, एक्सरसाइज करने और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका शरीर हमेशा उसे धोखा दे जाता था। यहाँ तक कि एक आधा पुशअप भी उसे 15 मिनट तक कांपने और हाफने पर मजबूर कर देता था। उसकी नजर उसके बगल में बिस्तर पर पड़े उसके फोन पर पड़ी। उसने उसे झट से उठा लिया, शायद अपने पास मौजूद कुछ सोशल मीडिया एप्स चेक करने के लिए। ऐसा नहीं था
कि उसे किसी मैसेज की उम्मीद थी। जैसे ही स्क्रीन की लाइट जली, किसी अनजान चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक आइकन जिसे वो पहचानता नहीं था, उसकी होम स्क्रीन के बीचों बीच बैठा था। उसका नाम गेटवॉकर था। उसने यकीनन हाल ही में कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं किया था। उसने जल्दी से इसे डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये फिर से दिखाई देने लगा। जून की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने इसे फिर से डिलीट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार ये पहले से ज्यादा तेजी से वापस आ जाता। अब उत्सुक होकर जून ने आइकन पर टैप किया। स्क्रीन एक सेकंड के लिए काली हो गई, फिर काले बैकग्राउंड पर साधारण सफेद फॉन्ट में टेक्स्ट की एक लाइन उभर कर आई। क्या आप अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? जून ने अपनी पलकें झपकाई। क्या ये किसी तरह का अजीब ऐड था? सवाल के नीचे 2 बटन्स अगल बगल दिखाई देने लगे, यस और नो। उसने ऐप को बंद करने का तरीका खोजा। इसमें कोई सामान्य इंटरफेस नहीं था। उसने फोन को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो पावर डाउन नहीं हुआ। डिवाइस उसके हाथ में हल्का सा वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर मौजूद शब्द एक बार ऐसे झपके जैसे बहुत ही जरूरी हो। क्या आप खुद का सबसे बेहतरीन रूप बनना चाहते हैं? ऐसा लग रहा था कि जब तक वो जवाब नहीं देगा, तब तक फोन उसे कुछ और नहीं करने देगा। वो बस एक पल के लिए और झिझका, फिर उसने यस पर टैप कर दिया। फोन से एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी निकली, इतनी तेज कि जून चीख पड़ा और उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। फिर उतनी ही तेजी से चमक कम हो गई। जब उसकी आंखों को देखने की आदत हुई तो उसका दिल लगभग रुक ही गया था। वो अब अपने बेडरूम में नहीं था। हर दिशा में शुद्ध सफेद रंग का एक अंतहीन फैलाव था। कोई छत या आसमान नहीं था, बस रोशनी और धुंधले सफेद रंग की एक अनंत जगह थी। हेलो, उसने पुकारा। उसके सामने हवा में टेक्स्ट झिलमिलाते हुए सामने आया। इसमें लिखा था, वेलकम जून, चैलेंज 1, 2 गुना ग्रेविटी में 2 किलोमीटर चलो। इससे पहले कि वो उन शब्दों को पूरी तरह से समझ पाता, जून दर्द से चीख पड़ा, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने अचानक उसे नीचे की तरफ दबा दिया। 2 गुना ग्रेविटी, चैलेंज के टेक्स्ट ने कहा था। ये असंभव है, उसने घबराते हुए सोचा। वो इतने दबाव में कैसे चल पाएगा? घंटों बीतते हुए महसूस हुए, जबकि वो वही लेटा रहा, अपना सिर उठाने में भी असमर्थ था। धीरे धीरे बेताबी से जून ने जमीन को खरोंचा और अपने कांपते हुए शरीर को एक बार में 1 इंच आगे की ओर घसीटा। एक पैर उसने जबरदस्ती उसे आगे बढ़ाया और नीचे रखा। एक कदम, इस कोशिश से उसकी जांघों में दर्द की चुभन पहले से ही शुरू हो गई थी। उसने एक और कदम उठाया और फिर एक और। हर एक कदम बहुत भारी था। केवल 10 कदम के बाद उसके पैर अचानक लड़खड़ा गए और वो मुंह के बल ठंडी कठोर जमीन पर गिर पड़ा। आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया, लेकिन उसे वे सारे ताने, वो सारी हंसी याद आ गई। अगर ये अजीबोगरीब ट्रायल सच में मजबूत बनने की चाबी था, तो ये उसका एकमात्र मौका था। इसलिए जून आगे बढ़ता रहा। उस सफेद फैलाव से आगे बढ़ने का कोई एहसास नहीं हो रहा था। बस एक छोटी सी डिस्प्ले दूरी की गिनती दिखा रही थी, 0.2 किलोमीटर। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ कितनी देर से फंसा हुआ है, घंटों से या शायद दिनों से। हैरानी की बात ये थी कि उसे बिल्कुल भी भूख या प्यास नहीं लग रही थी, फिर भी थकान उसे अंदर तक जला रही थी। 0.5 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते जून के फेफड़ों में आग सी लग गई थी। जैसे ही उसने चलना बंद किया, हवा में एक आवाज गूंजी, चैलेंज को रोकते हुए। जून का सिर झटके से ऊपर उठा। वहाँ कौन है? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद ये ऐप की एक ऑटोमेटेड आवाज थी। शायद वो जरूरत के हिसाब से आराम कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा समय लिया तो कोई पेनल्टी न लग जाए। कुछ मिनटों के बाद उसने खुद को जबरदस्ती पैरों पर खड़ा किया। रिज्यूम, वो बड़बड़ाया। डिस्प्ले ने एक एक कदम का जवाब दिया। उसे एक धीमी लय मिल गई, कदम सांस कदम सांस, जिसने उसे एक बार में कुछ मीटर आगे बढ़ाया। उसने स्कूल के ट्रैक की कल्पना की, उन मजाक उड़ाने वाले चेहरों को याद किया। अगर वो रोज उस अपमान को सह सकता था, तो वो इस अकेले ट्रायल को भी पार कर सकता था। अब 1.0 किलोमीटर पर जून के मुंह से राहत की एक चीख निकल गई और वो गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, बस सांस लेने की कोशिश कर रहा था। शायद ऐप ने किसी गलत इंसान को चुन लिया था। वो कमजोर था। वो एक ऐसा लड़का था जो हमेशा आखिर में आता था, आसानी से हार मान लेता था और कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। नहीं, उसके अंदर की एक मजबूत आवाज ने विरोध किया। वो लड़का ऐसा हुआ करता था। वो बदलाव चाहता था, है ना? अगर उसे ऐसा करना पड़ा तो वो इंच इंच करके आगे बढ़ेगा। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बस इतना ही जानता था कि एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाना है। 1.8 किलोमीटर पर जून दबी हुई आवाज में सिसक रहा था। बस थोड़ा सा और आगे वो खिसकता रहा, एक पैर के बाद दूसरे पैर को घसीटते हुए। आखिरकार एक आखिरी कदम के साथ डिस्प्ले बदल गया। 2 किलोमीटर, जीत की एक आवाज गूंज उठी। चैलेंज 1 पूरा हुआ। कंग्रेचुलेशंस, उस शांत आवाज ने ऐलान किया। कोई इनाम नहीं दिया गया, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उसे अपने अंदर गर्व
और राहत की एक बहुत बड़ी लहर महसूस हुई। एक पल बाद रोशनी ने उसे फिर से अपने अंदर समा लिया। जून अपने बेडरूम में झटके से जाग गया और कुछ पल के लिए सोचने लगा कि क्या वो सब कोई सपना था। उसका फोन वही उसके बगल में पड़ा था जहां वो गिरा था। ऐसा लग रहा था कि उसने उस अजीब जगह पर कई दिन बिता दिए हों। लेकिन अपनी अलार्म क्लॉक पर एक नजर डालते ही उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। समय बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा था। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई जिससे वो चौंक गया। स्क्रीन पर वही ऐप था। वो एक बार चमका और फिर एक छोटा सा टेक्स्ट बबल सामने आया। स्टेटस चैलेंज 1 पूरा हुआ। जून ने स्क्रीन पर टैप किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने बैक बटन दबाया और इस बार उसने काम किया। ऐप तुरंत बंद हो गया। वो कांपते हुए पैरों पर खड़ा हुआ और उसे हैरानी हुई कि वे मजबूती से टिके रहे। असल में वो स्थिर महसूस कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। वो अपने कमरे में कुछ कदम चला। उसके शरीर ने आसानी से उसका आदेश माना। वो हमेशा जो भारीपन महसूस करता था वो बहुत कम हो गया था। उसने थोड़ा सा उछलने की हिम्मत की। न केवल उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठे बल्कि जब वो नीचे आया तो ये लगभग बहुत ही हल्का था। अपनी अलमारी के दरवाजे पर लगे शीशे के पास जाकर उसने देखा वो अभी भी वैसा ही दिख रहा था। गोलमटोल चेहरा, भारी भरकम शरीर, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग था। शायद उसके खड़े होने का तरीका। उसके दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। उसने जल्दी से दरवाजा थोड़ा सा खोला जिसमें से धुंधले हॉलवे में सौ खड़ी दिखाई दी। वो चिढ़ी हुई लग रही थी। उसकी भौहें तनी हुई थी। वो कैसी आवाज थी? उसने पूछा। क्या तुम गिर गए थे या कुछ और? जून ने अपना सिर हिलाया और जोर देकर कहा कि वो ठीक है। वो बस लड़खड़ा गया था। कोई गंभीर बात नहीं थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने एक आह भरी। ठीक है, आवाज कम करो, मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुड़ने ही वाली थी कि फिर रुक गई। उसकी आवाज पहले से ज्यादा नरम थी और उसने पहले जो हुआ था उसके बारे में बात की। जून को अपने पेट में ऐंठन महसूस हुई। क्या वो माफी मांगने वाली थी? सौ ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। अंत में उसने बस अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, गुड नाइट। वो बिना कोई और बात कहे अपने कमरे की ओर चली गई। उसके अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि काश उसने वो बात पूरी की होती और इतनी कठोर होने के लिए माफी मांगी होती, लेकिन ये बस एक ख्याली पुलाव था। जून वापस शीशे के पास लौट आया। बाहर से देखने वाले को वो लगभग वैसा ही दिखता। बड़े बदलाव अंदर से हुए थे। वो इसे महसूस कर सकता था। अगर चैलेंज 1 ने उसके लिए ये सब किया था तो वो जल्द से जल्द और ज्यादा कोशिश करना चाहता था। सोमवार का दिन आ गया और वो स्कूल के अंदर चला। उसके पैर आसानी से चल रहे थे। बिना किसी परेशानी के चलने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने हमेशा की तरह होने वाली दबी हंसी या धक्कों के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन जब तक वो अपने लॉकर तक नहीं पहुंचा तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये जून बॉय नहीं है? एक मजाक उड़ाने वाली आवाज ने उसका स्वागत किया। उसने इसे तुरंत पहचान लिया। मार्क, उसके साथ उसका गुंडा दोस्त रयू भी था। जून ने घूंट भरा, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। मार्क ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखें खाली थी। करीब आते हुए उसने शुक्रवार को घंटी बजने पर जून की किस्मत के बारे में बात की। जून ने जल्दी से उन्हें भरोसा दिलाया कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया है, टीचर्स को भी नहीं, किसी को नहीं। रयू ने नाक सिकोड़ी। जाहिर है तुमने नहीं बताया। हमारी शिकायत करो और तुम्हारे लिए ये और भी बुरा होगा। जून को थोड़ी सी चिढ़ महसूस हुई। मैं समझ गया, वो बड़बड़ाया। मार्क ने एक भौं उठाई, जून की पहले से ज्यादा मजबूत आवाज को नोटिस करते हुए। वीकेंड पर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई है। उसने जून के कंधे पर हल्का सा धक्का दिया। अपनी औकात मत भूलना। मार्क हंसा और रयू के साथ वहां से चला गया। लंच के समय जून को कोर्टयार्ड के किनारे एक शांत जगह मिल गई। अक्सर वो अकेले ही खाता था, लेकिन आज कोई उसके पास आया। एमिली अपना लंच बैग पकड़े हुए कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी और उसने जवाब में गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसे बैठने की जगह देने के लिए बेंच पर खिसक कर जगह बनाई। 1 मिनट के लिए उन्होंने एक आरामदायक सन्नाटे में खाना खाया। उसे एहसास हुआ कि एमिली भी आमतौर पर खुद तक ही सीमित रहती थी। शायद उसके भी कोई करीबी दोस्त नहीं थे। तुम कैसे हो? उसने पूछा। उन सब के बाद मेरा मतलब है, उसने जवाब दिया कि वो ठीक है, कम से कम शुक्रवार से तो बेहतर ही है। एमिली ने अपना होंठ काटा। अगर वे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो शायद तुम्हें किसी टीचर के पास जाना चाहिए। उसकी आवाज में भरोसे की कमी थी। वे दोनों जानते थे कि टीचर्स शायद ही कभी बुलिंग को रोकते थे और शिकायत करने से स्थिति और भी खराब हो सकती थी। जू ने जोर देकर कहा कि वो इसे संभाल लेगा। घंटी बजी और लंच खत्म हो गया। जैसे ही वे खड़े हुए, जू ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, एमिली, शुक्रवार के बारे में तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने उसकी तरफ ऊपर देखा। उसकी भूरी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसने एक शर्मीली मुस्कान दी। दोस्त इसीलिए तो होते हैं, है ना? दोस्त शब्द ने उसे धूप से भी ज्यादा गर्माहट दी। उसने हामी में सिर हिलाया। दोपहर 3 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो जून ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने लगभग सोच ही लिया था कि वो उनसे बच गया है। तभी एक मजबूत हाथ ने पीछे से
उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया। कहीं जा रहे हो? रयू ने गुर्राते हुए जून को पीछे की तरफ खींचा। जून लड़खड़ाया और मार्क भी वही था। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस जगह से जा चुके थे। वे जून को कैफेटेरिया के पास पड़े एक बड़े से डंपस्टर के पीछे खींच ले गए, जो लोगों की नजरों से दूर एक सुनसान जगह थी। रयू ने अपनी उंगलियां चटकाई। तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड एक टीचर को यहाँ ले आई थी। हम लगभग पकड़े ही गए थे। जून का मुंह सूख गया। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उसने कोशिश की, लेकिन माँ का मुक्का तेजी से बाहर निकला और जून के सिर से कुछ इंच की दूरी पर दीवार पर जा लगा। हम तुम्हें एक सबक सिखाने वाले हैं, मोटे, तुम्हें और उस दूसरों के मामलों में दखल देने वाली लड़की दोनों को। अगर उसने अपना चेहरा दिखाया तो जून की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गुस्से में उनसे एमिली को इस सब से दूर रखने के लिए कहा। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का लगा, जिसने उसकी गुजारिश को बीच में ही काट दिया। जून दर्द से दोहरा हो गया और हांफने लगा। रयू आगे आया और उसने जून को बालों से पकड़ लिया और उसे दर्दनाक तरीके से सीधा खड़ा कर दिया। रयू ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। जून एक धम की आवाज के साथ कंक्रीट पर जा गिरा। फिर से नहीं, ये फिर से हो रहा है। उसका दिमाग चिल्ला उठा। उसने महसूस किया कि मार्क का पैर उसकी जांघ पर लगा है और उसके बाद उसकी कमर पर एक और लात पड़ी। वो कराह उठा। उसकी पसलियों में दर्द भड़क उठा। तुम्हें लगता है कि तुम अब मजबूत हो गए हो, है ना? तुम ऐसे नहीं हो। अचानक एक आवाज गूंजी, अरे रुक जाओ। ये एमिली थी। उसके लिए डर के मारे जून का पेट ऐंठ गया। उसकी चेतावनी के बावजूद वो यकीनन उसके पीछे आई होगी। मार्क ने चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा। तुम फिर आ गई? एमिली ने उनसे दूर हटने के लिए चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे लगा था कि हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, छोटी चूहिया। तुम हीरो बनना चाहती हो? वो आगे बढ़ा और एमिली स्वाभाविक रूप से पीछे हट गई। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने खुद को किस खतरे में डाल लिया है। रयू को एमिली की तरफ बढ़ते देख जून के अंदर गुस्सा और घबराहट भड़क उठी। वो उन्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दे सकता था। अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए जून जबरदस्ती आधा उठ खड़ा हुआ। उसे अकेला छोड़ दो, वो चिल्लाया। माँ के हाथ ने जून की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया और उसे वापस जमीन पर धकेल दिया। एमिली ने बेतहाशा चिल्लाते हुए कहा, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। वो अपने फोन को टटोलने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रयू ने झपट्टा मारा और उससे फोन छीन लिया। उसने उसे एक तरफ उछाल दिया जहाँ वह एक डंपस्टर के नीचे जा गिरा। एमिली के मुंह से निराशा की एक हल्की सी चीख निकल गई। रयू ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। शायद हमें तुम्हें भी एक ऐसा ही निशान देना चाहिए, है ना? क्योंकि तुम्हें दूसरों के मामले में दखल देना पसंद है। एमिली की आंखों में आंसू छलक आए। हालांकि उसने खुद को भीख मांगने से रोकने के लिए अपना होंठ काट लिया। जून ने संघर्ष किया। उसके डर पर एक भयानक गुस्सा हावी हो गया था। वे उसकी वजह से उसे चोट पहुंचाने वाले थे। उसने मार्क के पेट में जोर से अपनी कोहनी मारी। इस अचानक हुए हमले से मार्क कराह उठा। जोश से भरे हुए जून ने रयू पर एमिली को छोड़ने के लिए दहाड़ लगाई, जिससे रयू इतना चौंक गया कि उसने उसे छोड़ दिया। तू साले! रयू ने अपना बैलेंस वापस पाते हुए गाली दी और उसने जून पर एक कसकर मुक्का मारा। ये जून के जबड़े पर जोर से लगा। जून के सिर में भयंकर दर्द की लहर दौड़ गई। किसी तरह उसने अपना होश बनाए रखा। एमिली भागकर जून के पास आई और उसे उठाने में मदद करने लगी। मार्क अब संभल चुका था और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। बहुत खेल लिया, उसने रयू पर गुर्राते हुए कहा। इसे पकड़ो। रयू ने जून को पीछे से पकड़ लिया और जून की बाहों को पीछे की तरफ जकड़ लिया। मार्क उसके सामने खड़ा हो गया, जो गुस्से से जोर जोर से सांस ले रहा था। एमिली थोड़ा आगे बढ़ी। प्लीज ऐसा मत करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी पलकों पर आंसू थे। तुम सच में उसे चोट पहुंचाओगे, यही तो हमारा इरादा है, मार्क ने पलटकर जवाब दिया। उसने अपना मुक्का पीछे खींचा। इस बार उसका निशाना जून का चेहरा था। अचानक ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो, जैसे उसके दृढ़ निश्चय के जवाब में उसकी जेब गर्म हो गई। जून का फोन बहुत तेजी से वाइब्रेट होने लगा। मार्क और रयू दोनों ने जून की जीन्स से निकलने वाली एक हल्की सी चमक पर ध्यान दिया। जून को तुरंत समझ आ गया कि ये क्या था। एक बेताब सी हरकत में उसने अपना पैर झटका और किसी तरह फोन को अपनी जेब से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट चमका, चैलेंज नंबर 2, क्या आप तैयार हैं? इसके लिए उसकी मंजूरी की जरूरत थी। यस, जून पूरी ताकत से चिल्लाया। जून के चारों ओर की दुनिया में सफेद रोशनी फूट पड़ी और पलक झपकते ही जून वहां से गायब हो गया। जैसे ही जून दोबारा प्रकट हुआ, वो एक ठंडी धातु की जमीन पर घुटनों के बल जोर से गिरा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े इंडस्ट्रियल स्पेस में है। जून लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उन बुलीज की पिटाई का दर्द जा चुका था। असल में वो तरोताजा महसूस कर रहा था, मानो एंट्री करते ही ऐप ने उसकी शारीरिक स्थिति को रीसेट कर दिया हो। उसके सामने हवा में एक जाना पहचाना तैरता हुआ टेक्स्ट सामने आया, चैलेंज 2,
आयरन गोलेम को हराओ। जैसे ही जून ने पढ़ना खत्म किया, वे अक्षर गायब हो गए। उसकी बाई ओर से खुरचने की आवाज आई। जून उस अंधेरे रास्ते की तरफ घुमा। आंखों की तरह दो लाल बत्तियां चमकी। एक भारी धातु की आवाज के साथ जून की सांसें अटक गई। एक आकार सामने आया। ये एक बख्तरबंद सैनिक की तरह बना हुआ एक ह्यूमैनॉइड रोबोट था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जब वो विशाल ह्यूमैनॉइड रोबोट अंधेरे से बाहर निकला। एक ही पल में उसने छलांग लगा दी। जून की बचने की कोशिश बहुत धीमी साबित हुई। धातु के एक हाथ ने उस पर कुचलने वाली ताकत से मुक्का मारा। हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज हुई और फिर कुछ नहीं, अंधेरा। कुछ पलों बाद जून वेयरहाउस के दरवाजे पर हाफते हुए वापस जिंदा हो गया। दृश्य फिर से रीसेट हो गया, मानो वो बुरा सपना फिर से शुरू हो गया हो। वही टिमटिमाती रोशनी, वही क्रेट्स की शांत कतारें। कमरे के उस पार रोबोट भी फिर से रिएक्टिवेट हो जाता है। इस तरह एक भयानक चक्र शुरू हुआ। रोबोट उसे वेयरहाउस की भूल भुलैया में लगातार ढूंढता रहता है और जब भी वो उसे पकड़ता है वो उसे बेरहमी से मार डालता है और हर बार दुनिया वापस शुरू से शुरू हो जाती है। इस नरक जैसे टाइम लूप में दिन या शायद हफ्ते बीत जाते हैं। इस आर्टिफिशियल दुनिया में उसे अब भोजन या पानी की जरूरत नहीं है। वो अपने ही बुरे सपने में किसी भूत की तरह बन जाता है। एक छिपने की जगह से दूसरी छिपने की जगह तक भागता रहता है। आखिरकार इतनी बार भागने और मरने का मनोवैज्ञानिक दबाव जून के अंदर कुछ तोड़ देता है। वो हर मुमकिन तरीके से मारा जा चुका है और फिर भी अब उसे इससे भी बुरा एहसास सता रहा है। शर्म, अपने डरपोकपन पर शर्म और अंतहीन रूप से पीछे हटने पर। रोबोट के लोहे के कदमों की आवाज पास ही गूंजती है, उसे ढूंढते हुए। जून को अपने सीने के अंदर गुस्से की एक चिंगारी सुलगती हुई महसूस होती है। जब एक और हिंसक मौत के बाद चक्र रीसेट होता है तो जून भागता नहीं है। इस बार वो खुले में आगे कदम बढ़ाता है और सामने से आते हुए रोबोट का सामना करता है। इसके बाद होने वाले टकराव बहुत ही क्रूर लेकिन ज्ञानवर्धक होते हैं। हर बार जब रोबोट जून पर हावी होता है और उसे मारता है तो वो कुछ नया सीखता है। वो रोबोट की पहुंच और उसके कुचलने वाले हमलों की टाइमिंग के बारे में सीखता है। वे सबक हर एक जानलेवा हमले के साथ उसके अंदर अंकित हो जाते हैं। हर बार जिंदा होने के बाद जून पहले से थोड़ा कम नाजुक होकर वापस आता है। शुरुआती कुछ बार जब वो रोबोट के हमलों को रोकने की कोशिश करता है तो उसके हाथ किसी टहनी की तरह टूट जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बार बार जिंदा होता है उसकी हड्डियां और मजबूत होती जाती है। जल्द ही वो अपना बचाव करने के लिए अपने हाथ उठा सकता है और हड्डियां टूटने के बजाय उसे सिर्फ गहरी चोटें आती है। उसकी त्वचा सख्त हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी इंद्रियां भी तेज हो जाती है। जो एक तरफा कत्लेआम के रूप में शुरू हुआ था वो अब एक भयानक ट्रेनिंग रेजिमेंट में बदल रहा है। एक निर्णायक प्रयास में जून सब कुछ एक साथ समझ लेता है। जैसे ही रोबोट उसकी तरफ बढ़ता है वो शांत रहता है और अपने कदमों को वैसे ही एडजस्ट करता है जैसे उसने सीखा है। जब लोहे का वो दैत्य अपना मुक्का मारता है तो जून बस कुछ इंच की दूरी से एक तरफ खिसक जाता है। वो अपनी कोहनी को रोबोट के हाथ के जोड़ में दे मारता है। इस हमले से धातु थोड़ी सी पिचक जाती है। रोबोट जो कुछ पल के लिए अपना बैलेंस खो बैठता है फिर से हमला करने के लिए घूमता है, लेकिन जून अनगिनत मौतों से मिली तेजी के साथ पहले ही आगे बढ़ चुका होता है। वो अगले वार से बचने के लिए नीचे झुकता है और उछलकर रोबोट की पीठ पर सवार हो जाता है। एक भयानक चीख के साथ वो उस मशीन के सिर के चारों ओर अपने हाथ कस लेता है। रोबोट उछलता है और छटपटाता है। जून को एक कंक्रीट के खंभे पर दे मारता है, लेकिन वो लोहे जैसी पकड़ के साथ उसे पकड़े रहता है। रोबोट की गर्दन टूटते ही धातु के फटने की एक भयानक आवाज होती है। अपने आखिरी झटके में रोबोट जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर जून के गुस्से से टूटकर अलग हो चुका था। इस अचानक छाए सन्नाटे में हाफते हुए उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि ट्रेनर को हरा दिया गया है। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। उसकी नजरें उस टूटे हुए रोबोट पर टिकी है जिसने उसे इतनी बार मारा था। लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन कुछ अजीब था। कई मिनटों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी वहाँ अकेला खड़ा था। उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। सिस्टम ने साफ तौर पर कहा था कि उसे आयरन गोलेम को हराना है, फिर भी नोटिफिकेशन ने ट्रेनर की हार का ऐलान किया था। जून ने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि एक नए झटके ने जमीन को हिला दिया। वेयरहाउस के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा स्लाइडिंग डोर खुलने लगता है। उसके पार अंधेरा है, तभी दो विशाल अंबर रंग की बत्तियां जल उठती है। उस काले खालीपन से एक विशाल आयरन गोलेम कदम बाहर रखता है। अगर पिछला रोबोट एक बुलडोजर था तो ये पैरों पर खड़ी एक पूरी इमारत है। उसके हाथ पेड़ के तनों जितने मोटे हैं और उसके हाथ इतने बड़े हैं कि वे एक कार को कुचल सकते हैं। लेकिन जून यहाँ तक हार मानने के लिए नहीं आया है। वो अपने पैर जमाता है और अपनी मजबूत मुट्ठियां उठाता है। ये आखिरी चैलेंज आ गया है और वो इसका डटकर सामना करेगा। आयरन गोलेम पहले हमला करता है। उसका एक विशाल हाथ पूरी ताकत से नीचे की तरफ आता है। जून खुद को एक तरफ उछाल देता है और कुचले जाने से बाल बाल बचता है। इसके बाद एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो जून ने पहले कभी नहीं लड़ी थी। वो मलबे के बीच से गुजरता है और पागलों की तरह उसकी कोई कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता
करता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो तेजी से जवाबी हमले करता है। उसके वार से आयरन गोलेम के कवच पर बस हल्के से निशान पड़ते हैं। हर मिनट आयरन गोलेम जून को थका रहा है। जब गोलेम किसी तरह जून को पकड़ने और दबाने में कामयाब हो जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी पसलियां मुड़ रही है और टूटने की कगार पर है। फिर भी वो एक दर्दनाक चीख के साथ खुद को आजाद कर लेता है। वो कुछ पल के लिए बेहोश हो जाता है और फिर से लड़ने की भयंकर इच्छा के साथ होश में आता है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर अब मरने से ही इनकार कर रहा हो। जून एक आखिरी कोशिश के लिए खुद को संभालता है। वो और आयरन गोलेम दोनों ही लड़ाई शुरू होने के समय की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। गोलेम को काफी नुकसान पहुंचा है। जून खुद भी बुरी तरह घायल है, लेकिन वो अभी भी खड़ा हो सकता है। एक गहरे दृढ़ निश्चय को जगाते हुए वो अपने टूटे हुए शरीर को उस विशाल दुश्मन की ओर सीधे दौड़ने के लिए मजबूर करता है। आयरन गोलेम का विशाल हाथ उसके सिर के बस कुछ इंच ऊपर से गुजरता है और वो बाल बाल बच जाता है। जून गोलेम के पैरों तक पहुंच जाता है। एक भयानक दहाड़ के साथ वो अपने कंधे को एक हथौड़े की तरह उस राक्षस के पहले से ही घायल घुटने पर दे मारता है। इस टक्कर से आखिरकार वो हासिल हो जाता है जो सैकड़ों मुक्के नहीं कर पाए थे। एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ आयरन गोलेम का पैर मुड़ जाता है। वो दैत्य अपना बैलेंस खो देता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जून पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा है और वो अपना पूरा वजन गोलेम के दूसरे पैर पर डाल देता है। आयरन गोलेम के गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है। जून उछलकर आयरन गोलेम की चौड़ी छाती पर बैठ जाता है। आखिरकार उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर वार करने का खुला मौका है। गोलेम के धड़ के बीच से एक हल्की नीली चमक बाहर आ रही है जो उसके पावर कोर की तरह लग रही है। एक भयानक चीख के साथ जून अपनी मुट्ठी उठाता है और उसे एक हथौड़े की तरह नीचे मारता है। उस वार से कवच पर एक गड्ढा बन जाता है। वो पीछे हटता है और दर्द से चीखते हुए फिर से वार करता है। जून ने उसी जगह पर मुक्कों की लगातार बारिश कर दी। अपनी टूटी हुई उंगलियों के साथ जून अभी भी उस चिंगारी निकालते हुए छेद में हाथ डालता है और उसकी मुट्ठी में जो भी आता है उसे पकड़ लेता है। गर्म केबल्स का एक बंडल जो कि कोर का ही एक हिस्सा है, अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर आयरन गोलेम उसके नीचे कांपने लगता है। उसकी चमकती हुई आंखें एक बार झिलमिलाती है और फिर बुझ जाती है। उसका बचा हुआ हाथ एक भारी आवाज के साथ बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। चैलेंज नंबर 2 पूरा हुआ। उसके चारों ओर वेयरहाउस का दृश्य सफेद रोशनी में घुलने लगा। कांग्रेचुलेशंस चैलेंजर। जैसे ही दुनिया धुंधली हुई वो शांत आवाज बोली। जब जून ने अपनी आंखें फिर से खोली तो वो वापस स्कूल के पीछे था। वो उसी पल में वापस आ गया था जब वो गया था, बिल्कुल वही जहां उन बुलीज ने उसे घेरा था। असल दुनिया में समय बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा था। सारा नजारा जमा हुआ था। मार्क का मुक्का अभी भी जून के चेहरे की तरफ आ रहा था, लेकिन जून अब वो लड़का नहीं रहा था जो कुछ पलों पहले असहाय खड़ा था। उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। मुक्का सीधे जून पर लगा, फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय ये मार्क था जो दर्द के मारे अपना हाथ झटकते हुए तेजी से पीछे हट गया। जून ने देखा कि रयू ने उसे अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। उसने रयू का हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसे उठाया मानो उसका कोई वजन ही न हो। बस एक हल्का सा दबाने पर उसने महसूस किया कि रयू की कलाई टूट गई है, जिससे रयू दर्द से चीखने लगा और अपने घुटनों पर गिर पड़ा। ये क्या है? मार्क हैरानी से चिल्लाया क्योंकि जून रयू की पकड़ से फिसल गया था। जून शांति से माँ का सामना करने के लिए मुड़ा। उसने जो कुछ भी सहा था उसके बाद इन दोनों बुली से निपटना किसी बच्चे के साथ खेलने जैसा लग रहा था। मार्क ने गुस्से में जून के चेहरे पर मुक्का मारा। जून ने बस मार्क के मुक्के को बीच में ही पकड़ लिया। मार्क चिल्ला पड़ा क्योंकि उसका हाथ अजीब तरीके से मुड़ गया था और जून की पकड़ के नीचे उसकी हड्डियां चटक रही थी। मार्क ने बेतहाशा अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जून ने उसे और जोर से दबाया जब तक कि मार्क दर्द से चीखने नहीं लगा। दर्द होता है ना? जून ने ठंडेपन से कहा और मार्क को एक हाथ से पीछे धकेल दिया। मार्क ईंट की दीवार से जा टकराया और कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रयू एक पल के लिए अपनी टूटी हुई कलाई को भूलकर फिर से जून की ओर झपटा। जून आसानी से एक तरफ हट गया, रयू को गले से पकड़ लिया और उसे आसानी से जमीन से ऊपर उठा लिया। रयू छटपटाने लगा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जून ने धीरे से कहा और अपनी पकड़ को बस इतना कड़ा किया कि रयू डर जाए और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया। मार्क संघर्ष करते हुए वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वो गुस्से में था और डरा हुआ था। उसने एक पॉकेट नाइफ निकाला और कांपते हुए हाथों से उसे खोला। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मार्क चिल्लाया और जून की तरफ दौड़ा। आखिरी पल में उसने मार्क की कलाई पकड़ ली और उसे तेजी से मरोड़ दिया। फिर जून ने अपनी हथेली से मार्क की छाती पर वार किया। मार्क जमीन पर पड़ा हाफने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। रयू डरा हुआ जून को घूर रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था। जून ने चाकू उठाया, उसे बंद किया और उन दोनों बुलीज को घूर कर देखा। ध्यान से सुनो, अगर तुम में से कोई भी दोबारा
मेरे या एमिली के पास आया तो मैं सिर्फ हड्डियां ही नहीं तोड़ूंगा। दोनों लड़कों ने जल्दी से सिर हिलाया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जून के पीछे आखिरकार एमिली ने हरकत की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चिंता से भरी थी। सब ठीक है, उसने धीरे से उसे भरोसा दिलाया और हारे हुए बुली से मुंह फेर लिया। मार्क और रयू ने उस पल का फायदा उठाकर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। एमिली का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमकती हुई राहत थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने कैसे? क्या तुम सच में ठीक हो? जू ने किसी तरह एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ एमिली। सच में? उसे एहसास हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा सीधा खड़ा था। उसके कंधे तने हुए थे। एमिली को उसकी आंखों से आंखें मिलाने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि एमिली ने अभी जो कुछ भी देखा था उसके बारे में वह दर्जनों सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने अपना होंठ काट लिया, क्योंकि वो पक्के तौर पर नहीं जानती थी कि उसे पूछताछ करनी चाहिए या नहीं। स्कूल में अगले कुछ दिन जून के लिए एक अजीब सी धुंध में गुजर गए। कैफेटेरिया के डंपस्टर के पीछे जो हुआ उसकी अफवाहें तेजी से फैल गई। कैसे मार्क और रयू रहस्यमय तरीके से पिट गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि किसी अनजान अपरक्लासमैन ने उन्हें पीटा है। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि ये वही मोटा लड़का था जिसने अजीब तरीके से उन्हें हरा दिया था। बहुत कम लोगों ने दूसरी बात पर विश्वास किया और जून ने खुद को सबसे दूर ही रखा। बुधवार की शाम को जून ने जानबूझकर अपने सारे बचे हुए काम पूरे कर लिए। उसने अपनी मॉम और सौ को बताया कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर रहेगा और उनसे कॉल न करने के लिए कहा, क्योंकि उसे पूरी तरह से पता था कि वो क्या करने जा रहा है। जब उसने उस रहस्यमय ऐप को खोला तो वो धीरे से चमका। चैलेंज नंबर 3 अनलॉक हो गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के जून ने चैलेंज 3 पर एक्सेप्ट दबाया, जिससे उसका कमरा एक शानदार सफेद रोशनी में डूब गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक और नई दुनिया में खड़ा था। ये जगह उस खालीपन या वेयरहाउस जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसने खुद को चिलचिलाती धूप के नीचे एक विशाल खुले परिदृश्य में पाया। नोटिफिकेशन सामने आता है। चैलेंज 3 गुना ग्रेविटी और अत्यधिक गर्मी की स्थिति में 1,00,000 पुशअप्स और 10,000 किलोमीटर की दौड़ पूरी करो। उसका पुराना रूप डर गया होता और तुरंत पीछे हट गया होता, लेकिन अब नहीं। उसने याद किया कि पहले 2 चैलेंजेस कितने असंभव लग रहे थे, फिर भी उसने उन पर जीत हासिल की थी। उसे कोई डर नहीं लग रहा था, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था। अचानक तुरंत ही एक भारी वजन उसके ऊपर आ गिरा। 3 गुना ग्रेविटी एक्टिवेट हो गई थी। जून लड़खड़ाया, लेकिन सीधा खड़ा रहने में कामयाब रहा। जून ने एक गहरी सांस ली और तुरंत उसे इसका पछतावा हुआ, क्योंकि गर्म हवा ने उसके गले को झुलसा दिया था। ठीक है, वो खुद से बड़बड़ाया। 1 पुशअप, 2, 3, 10 पर उसके हाथ कांपने लगे। 15 पर वे जलने लगे। उसने गिरने से पहले खुद को जबरदस्ती 20 तक पहुंचाया। अभी 99,800 और करने हैं। वो एक रूखी हंसी के साथ हाफने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर से कोशिश की। उसके हाथ मजबूत थे, लेकिन दुगनी ग्रेविटी के खिलाफ अपने भारी शरीर को धक्का देना जल्द ही यातना का एक नया रूप बन गया। वो दर्द के हावी होने से पहले किसी तरह 30 पुशअप्स कर पाया। 15वें दिन तक उसे मति भ्रम होने लगा था। अंबर की हंसी गूंज रही थी। हार मान लो मोटे। 60वें दिन वो बीच दौर में गिर पड़ा। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा रहा था। एमिली की एक परछाई सामने आई जो पानी की बोतल दे रही थी। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने उस भ्रम को पी लिया और भी तेजी से दौड़ने लगा। जून जानता था कि इसमें बहुत समय लगेगा। समय के साथ वो इसके अनुकूल हो गया। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई और उसने हजारों पुशअप्स और सिटअप्स किए और सैकड़ों किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली थी। उसका शरीर तेजी से बदल गया। उसका फैट कम हो गया और लीन मसल बन गई। बीच में कभी कभी जून अपनी शारीरिक सीमाओं तक पहुंच जाता था, जिससे उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए 1 हफ्ते तक आराम करना पड़ता था। एक बार तरोताजा होने के बाद उसने एक नए दृढ़ निश्चय के साथ अपनी एक्सरसाइजेस शुरू की। आखिरकार ऐसा लगने लगा जैसे सालों बीत गए हों। अब बस दौड़ना बाकी था। अभी भी सैकड़ों किलोमीटर आगे थे। दृढ़ निश्चय के साथ उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो फिनिश लाइन के करीब पहुंचा, उसने आखिरी दौड़ के लिए अपनी सारी ताकत जुटा ली। उस अनदेखी फिनिश लाइन को पार करते ही जीत की एक घंटी जोर से गूंज उठी। जून रुक गया, हाफते हुए और जीत के साथ। आखिरकार चैलेंज पूरा हो गया था। एक नोटिफिकेशन सामने आता है। चैलेंज नंबर 3 पूरा हुआ। उसने ये कर दिखाया था। सारे टास्क पूरे हो गए। वो गर्म जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। जब रोशनी एक चकाचौंध करने वाली चमक में बदल गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे अपने ऊपर छाने दिया। वो खुद को वापस अपने बेडरूम में पाता है। उसे बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए उसने अपनी टी-शर्ट उतार दी। धीरे धीरे जून अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने फुल लेंथ शीशे में खुद को देखा। जो परछाई उसने देखी उसने उसकी सांसें रोक दी। अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़े होकर उसका शरीर इतना छरहरा और गठीला हो गया था जिसे सिर्फ एक एथलेटिक कहा जा सकता था। उसकी जॉलाइन तीखी
और मर्दाना थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बदली हुई लग रही थी। उसके दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। जून, ये सौथी, क्या तुम वापस आ गए हो? अपनी बहन को देखने के ख्याल से जून भावनाओं में बह गया। उसने बहुत लंबे समय से उसे ठीक से नहीं देखा था। खैर, वो अब देखने ही वाली थी। जून ने जवाब दिया कि वो जाग गया है, ये महसूस करते हुए कि उसकी आवाज भारी और ज्यादा स्थिर लग रही थी। दरवाजा खुला। सौ ने इजाजत का इंतजार नहीं किया, वो ऐसा शायद ही कभी करती थी। उसने अंदर कदम रखा, एक हाथ में फोन था और उसकी आंखें आखिरकार उसे देखने के लिए ऊपर उठीं। समय मानो रुक सा गया था। सौ का मुंह सचमुच खुला का खुला रह गया। उसने तेजी से अपनी पलकें झपकाई, जैसे उसे यकीन हो कि वो गलत देख रही है। उसका भाई। उसने एक हल्की सी, लगभग शर्माती हुई मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग। सौ। वो बस घूरती रही। उसकी नजरें उसके चेहरे से नीचे उस गठीले पेट की झलक तक गई और फिर वापस उसके चेहरे पर आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिमाग ये मान ही नहीं पा रहा था कि ये उसका भाई है। कैसे? ये क्या? वो हकलाने लगी। उसके गालों पर शर्मिंदगी की लालिमा छा गई। मैंने वर्कआउट शुरू करने का फैसला किया था, जून ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, इस तरह पेश आते हुए जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। खैर, वो और कह भी क्या सकता था। वो आगे बढ़ा और सो स्वाभाविक रूप से पीछे हट गई। वो अभी भी चौड़ी आंखों से देखती हुई दरवाजे की चौखट से टकरा गई। वर्कआउट? उसने धीरे से दोहराया। उसकी नजर उसके पीछे गई। तुम्हें पता है, एक्सरसाइज। मेरे पास कुछ मोटिवेशन था, उसने कहा। उस आखिरी शब्द में लोहे जैसी एक सख्ती थी जिसने सौ को चौंका दिया। उसने अपना मुंह खोला, शायद माफी मांगने या आगे सवाल पूछने के लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। इसके बजाय उसकी आंखें नीची हो गई। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। मुझे जाना होगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उल्टे पांव घूमी और लगभग भाग ही गई। जून ने चैन की सांस ली। उसे असहज करने में कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन उसका मन भी उसके पीछे भागने का नहीं किया। उनके रिश्ते को फिर से बनने में समय लगेगा। अगर कभी बना तो उसे कुछ साल पहले के अपने कुछ पुराने कपड़े याद आए। उसने उन्हें पहन लिया। फिर उसने अपना स्कूल बैग उठाया और बाहर निकल गया। हर एक कदम नया और फुर्तीला महसूस हो रहा था। स्कूल के दरवाजे के पास पहुंचते हुए उसे एक घबराहट भरी खुशी महसूस हुई। क्लास से पहले कोर्टयार्ड इधर उधर घूमते स्टूडेंट से भरा हुआ था। जून सिर ऊंचा करके और सीधे पोस्चर के साथ अंदर चला। लगभग तुरंत ही उसने महसूस किया कि सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ रही है। पहले कुछ लोग और फिर फुसफुसाहटों की एक बढ़ती हुई लहर सुनाई देने लगी। वो कौन है? उसने एक लड़की को अपनी दोस्त से फुसफुसाते हुए सुना। क्या वो नया है? एक दूसरी आवाज बड़बड़ाई। जूनियर लड़कियों का एक ग्रुप तो उसे खुलेआम घूर रहा था। एक लड़की तो शर्म से लाल हो गई जब जून ने अनजाने में उससे आंखें मिलाई। वो अपने लॉकर की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर मुड़ गया। बास्केटबॉल टीम के दो लड़के लॉकर्स पर टिके हुए थे और जैसे ही जून पास आया वे अनजाने में ही एक तरफ हट गए। जैसे ही उसने अपना लॉकर बंद किया वो पीछे से आए किसी शख्स से लगभग टकरा ही गया। एक हल्की सी सांस की आवाज के साथ वो पलटा और उसने खुद को एमिली के आमने सामने पाया। उसने उलझन में उसकी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, मैं ढूंढ रही थी, उसने शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में वो उसे पहचान नहीं पाई थी। फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जून, वो फुसफुसाई। जिस तरह से उसने उसका नाम लिया उससे उसका दिल पिघल गया। सब में से उसे उसके रिएक्शन की सबसे ज्यादा परवाह थी। उसे अचानक शर्म आ गई और वो अपनी गर्दन के पीछे रगड़ने लगा। हे एमिली। एमिली अचानक आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। मैं बहुत परेशान थी, तुम स्कूल नहीं आए और कई दिनों तक टेक्स्ट का जवाब ही नहीं दिया, उसने कहा। जून ने पलकें झपकाई, फिर जवाब में अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया। आई एम सॉरी, वो बड़बड़ाया। एमिली थोड़ा पीछे हटी और अब वो शर्म से बुरी तरह लाल हो रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो स्कूल के बीचों बीच एक बहुत ही छरहरे और गठीले जून को गले लगा रही थी और वो शर्मिंदा थी। आई एम सॉरी, बात बस इतनी है कि तुम इतने। जून धीरे से हंसा। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा है, मैं सब कुछ समझा दूंगा, मेरा वादा है। एमिली ने सिर हिलाया। उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे फिर से वो गर्मजोशी महसूस हुई। वो एमिली से उसकी क्लासरूम पर लंच के समय मिलने के वादे के साथ विदा हुआ। जैसे ही वो अंदर गया कमरा शांत हो गया। उसकी टीचर जो बीच वाक्य में थी वो भूल गई कि वे क्या कह रही थी। कुछ छात्रों के मुंह से जोर की आवाज निकली, जून। टीचर ने आखिरकार ऐसे पूछा मानो वे अपने रोस्टर में कोई नया छात्र देख रही हूँ। हाँ मिसेस पार्ड, मुझे देर हो गई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। उसकी आवाज ने कुछ और लोगों का ध्यान खींचा। हे भगवान, तुम दिख रहे हो, उसने शुरू किया, फिर खुद को संभाला और अपना गला साफ किया। पूरी सुबह जून को लगातार घूरती हुई नजरों
और फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ा। उसने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन उन्हें बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि जिस बात ने उसे खुशी दी वो कम से कम एक इंसान को इस सारी अटेंशन पर जलते हुए देखना था। अम्बर, उसने पहली बार उसे क्लासेस के बीच हॉलवे में देखा, जो लॉकर्स के पास अपने ग्रुप के साथ खड़ी थी। जब अम्बर ने उसे कॉरिडोर में आते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शुरुआत में ऐसा लगा कि वो उसे पहचान नहीं पाई। उसकी नजरें किसी भी लड़की की तरह एक हॉट लड़के को ताड़ने जैसी थी। जब उसने उसे एक शांत और समझदार मुस्कान दी तभी उसे एहसास हुआ। जून, अम्बर की चीख निकल गई, जिससे उसकी सहेलियां हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो रुका और अपना सिर झुकाया। अम्बर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हैरान थी। उसने जिस लड़के का मजाक उड़ाया था उसे इस हैंडसम लड़के के साथ मिलाने की कोशिश में वो उलझ गई थी। तुम दिख रहे हो, वो हकलाने लगी और फिर एक सीखी हुई फ्लर्टी मुस्कान बिखेरी। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। उसकी चमचियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक, मरिस ने बीच में कहा, हाँ मतलब सच में बहुत अच्छे। जून को उनकी इस साफ दिखने वाली चापलूसी पर घिन आई, लेकिन उसने एक विनम्र दिखावा बनाए रखा। थैंक्स। वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अम्बर ने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी बाह को छू लिया। हे, मैं बस लड़कियों को इस शुक्रवार रात अपने घर पर होने वाली पार्टी के बारे में बता रही थी। तुम्हें जरूर आना चाहिए, बहुत मजा आएगा। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी थी। खुद को हंसने से रोकने के लिए जून को अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। यही तो बात है, उसने सोचा। वो पॉपुलर लड़की अब मुझे चाहती है। उसने अपनी बाह पर रखे उसके हाथ को तब तक देखा जब तक कि उसने उसे हटा नहीं लिया और फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। शुक्रवार को पार्टी? तुम्हें पता है कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, उसने ठंडेपन से कहा। अम्बर ने पलकें झपकाई। इस रिजेक्शन से वो हैरान थी। सबसे पॉपुलर लड़की होने के नाते उसे लड़कों के इस मौके के लिए तरसने की आदत थी। उसने एक छोटी सी घबराई हुई हंसी हंसी, ये मानकर कि शायद वो मजाक कर रहा है। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए थोड़ा और पास कदम बढ़ाया। मुझे पता है कि हम पहले ज्यादा साथ नहीं रहे, लेकिन मैं सच में तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहूंगी। जून, कुछ महीने पहले ये एक सपने जैसा होता, अब इससे उसे थोड़ी घिन आ रही थी। उसने धीरे से कहा, ताकि केवल वो और उसकी सबसे करीबी सहेली ही सुन सके। मुझे बेहतर तरीके से जानना। अम्बर, हम दोनों जानते हैं कि तुमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मैं असल में कौन हूँ। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। ये सच नहीं है। उसने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और अपनी आवाज ऊंची कर ली। सच तो ये है अम्बर कि मुझे क्रूर और छिछोरे लोगों के साथ घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके आसपास सन्नाटा छा गया क्योंकि पास के स्टूडेंट्स को इस तनाव का एहसास हो गया था। अम्बर को ऐसा लगा जैसे उसने उसे थप्पड़ मार दिया हो। वो अभी रुका नहीं था। हफ्तों के दबे हुए दर्द ने उसके शब्दों को दिशा दी। तुम अब मेरी परवाह सिर्फ इसलिए करती हो क्योंकि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन अंदर से मैं अभी भी जून हूँ। वो पीछे हट गया। तुम्हारा बदसूरत दिल मुझे तुम्हारी इस झूठी दयालुता से भी ज्यादा बुरा लगता है। अपना इनविटेशन अपने पास रखो। मैं तुम्हारे आसपास भटकना भी पसंद नहीं करूंगा। इकट्ठी हुई भीड़ में से किसी के मुंह से ओ की आवाज निकली। अम्बर की सहेलियां उसे घूर रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी क्वीन बी को डंक खाते हुए देख लिया था। खुद अम्बर पूरी तरह से शर्मसार दिख रही थी और उसका मुंह बिना कोई शब्द कहे खुल और बंद हो रहा था। जून पलटा और बिना उसे दोबारा देखे वहां से चला गया। बाद में जब उसने कोर्टयार्ड पार किया तो उसकी नजर ओक के पेड़ के नीचे एक जानी पहचानी बेंच पर पड़ी। क्लेयर वहां अकेली बैठी थी और घबराहट में अपने फोन के साथ खेल रही थी। क्लेयर ने जून को तुरंत देख लिया, मानो वो उसी का इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जून ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो चलता रहा। रुको जून, क्लेयर ने आवाज दी। उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली, बेताबी से उसे रोकने की कोशिश करते हुए। जून ने झटके से अपनी बाह छुड़ा ली और मुड़कर उसे ऐसी ठंडी नजरों से देखा कि वो पीछे हट गई। मुझे मत छुओ, हम दोस्त नहीं हैं। तुमने साफ कर दिया था कि तुम मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती जब मैं तुम्हारी परफेक्ट छवि में फिट नहीं बैठता था। क्लेयर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर दर्द और हैरानी साफ दिख रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जून ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। रहने दो क्लेयर, जाकर मुझे न पहचानने का नाटक करो। तुम इसी में सबसे अच्छी हो। क्लेयर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर दर्द और हैरानी साफ दिख रही थी। प्लीज जून, वो फुसफुसाई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अम्बर और बाकी सब, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वे मुझे बर्बाद कर देंगे। जून ने वापस देखा। उसकी आवाज ठंडी और बेरहम थी। तुम्हारे पास हमेशा एक रास्ता था। तुमने मेरे ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी को चुना। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे पता है कि ये गलत था। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं डर गई थी और अब तुम फिर से डर गई हो। जून ने तीखेपन से कहा, डर गई हो कि वे तुम्हें भी वैसे ही निकाल फेंकेंगे जैसे तुमने मुझे फेंका था। खैर, जब सब कुछ खत्म हो जाता है
तो मैं अब तुम्हारा बैकअप प्लान बनकर नहीं रहूंगा। वो दृढ़ निश्चय के साथ मुड़ा और बिना दोबारा देखे वहां से चला गया। क्लेयर वही खड़ी रही और खामोशी से आंसू बहाती रही। लंच के समय वो ओक के पेड़ के नीचे एमिली से मिला। वे घास पर एक साथ बैठ गए जहां कोई उनकी बात न सुन सके। उसने उसे कहानी का एक अलग रूप बताया। एमिली ने सुना। उसकी आंखें तारीफ और परवाह से चमक रही थी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है जून, उसने सच्चे मन से कहा, लेकिन इन सबसे पहले भी तुम हमेशा गर्व करने लायक थे। तुम ये जानते हो, है ना? उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके हाथों में बहुत छोटा और मुलायम लग रहा था। जब मुझे जरूरत थी तब तुम वहां थी। मेरे लिए यही सब कुछ है। एमिली ने उनकी उलझी हुई उंगलियों को देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगी। इतने करीब झुकते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, जून आगे झुका और उसने उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया, क्योंकि वो अभी होठों पर चूमने के लिए ज्यादा आश्वस्त नहीं था। ये एक प्यार भरा इशारा था जिसने उसे अपनी आंखें बंद करने और सुकून से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। दिन के अंत तक जब वो सिर ऊंचा किए एमिली के साथ स्कूल से बाहर निकला तो उसने सोचा कि उसकी पुरानी जिंदगी का अध्याय सच में बंद हो चुका है। लेकिन जिंदगी की कुछ और ही योजनाएं थी। जैसे ही वो और एमिली एक प्यार भरे गले लगने के बाद अलग हुए, जून को अपनी जेब में एक जाने पहचानी और अजीब सी वाइब्रेशन के साथ अपने फोन के बजने का एहसास हुआ। इसे बाहर निकालते हुए उसने स्क्रीन पर चमकते हुए आइकन को देखा। एक नया मैसेज उसका इंतजार कर रहा था। स्टेज 2 एडवेंचर मोड अनलॉक हो गया है। स्क्रीन अब सफेद नहीं बल्कि एक डरावनी लाल रोशनी के साथ धड़क रही थी। एक वार्निंग सामने आई, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? उस पल उसने सोचा कि वो कितनी दूर आ गया है और ये देखने के लिए कि वो खुद को और कितना आगे ले जा सकता है। उसके अंदर एक बढ़ती हुई उत्सुकता पैदा हो रही थी। एक दृढ़ सांस के साथ जून ने यस दबा दिया। इस बार दुनिया रोशनी से नहीं भरी। जून के सामने एक घूमता हुआ नीला पोर्टल बन गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसकी आंखों को देखने की आदत हुई, उसने महसूस किया कि वो मशालों से रोशन एक ऐसे गलियारे में था जो किसी प्राचीन भूमिगत गुफा जैसा लग रहा था। ये उस साफ सुथरे ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा बिल्कुल नहीं था। अंधेरे से एक धीमी गुर्राहट आई और जून तुरंत सतर्क हो गया। एक आकृति बाहर आई जो विशाल और भद्दी थी। उसके पीछे और भी लड़खड़ाते हुए आकार और चमकती हुई आंखें दिखाई दी। फिर भी जून पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। ठीक है, वो बड़बड़ाया, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ मारा गया एक मुक्का जो उसकी कमाई गई ताकत के हर एक कतरे से और भी शक्तिशाली हो गया था। के जबड़े पर लगा, जिससे उसके दांत चारों ओर उड़ गए। गले से निकलने वाली गुर्राहट गूंज उठी क्योंकि और भी जीव उन अंधेरी कोठरियों से बाहर रेंगने लगे।